हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो हमने कर लिया था क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है क्लास 12th का। हमने यहाँ पर ये वाला कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था क्लास 12th का। मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले आपको करा दिया है। तो अब हम जो करने वाले हैं, इसका सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखेंगे, यहाँ पर हम अभी तक हमने जो कर लिया था, यहाँ पर बैंक के कार्यों के बारे में पढ़ा था। तो अगली वीडियो, जो ये वाली जो वीडियो है, इसके अंदर हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है मनी एंड बैंकिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें जो है केंद्रीय बैंक के कार्य जो है, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेपो दर क्या होती है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग की कुछ टर्म है जो कि 1 से 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है रेपो दर क्या होती है। रेपो दर की बात करें तो रेपो दर क्या है? वह ब्याज की दर जिस पर केंद्रीय बैंक, ठीक है, वैधानिक तरल अनुपात की प्रभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रभूति पर पुनः क्रय प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, रेपो दर कहलाता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि वह ब्याज दर, यानी रेपो दर क्या होती है? एक प्रकार की ब्याज दर होती है। क्या होती है? रेपो दर होती है आपकी एक प्रकार की ब्याज की दर होती है, जो कि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, वैधानिक तरल अनुपात प्रभूतियों के अतिरिक्त शेष, यानी कौन सा है? अतिरिक्त शेष प्रभूति पर पुनर्क्रय यानी पुनर्क्रय प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि रेपो दर क्या हो? रेपो दर कहलाता है, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से एक ब्याज दर होती है जिसमें कि वैधानिक तरल अनुपात, ये क्या है? एक वैधानिक तरल अनुपात है। इसके अंदर क्या होता है कि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरल अनुपात, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है, केंद्रीय बैंक प्रभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रभूतियों पर पुनः प्रस्ताव के बदले जो है व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर मैं 2 बैंकों की बात करूँ, एक है हमारा केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक हो गया। अब यहाँ पर एक हो गया हमारा केंद्रीय बैंक और एक हो गया वाणिज्यिक बैंक। अब यहाँ पर क्या होगा? केंद्रीय बैंक जब वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रभूतियाँ, यानी जो है यहाँ पर जब देखिए केंद्रीय बैंक जो है यहाँ पर कुछ पैसा देगा वाणिज्यिक बैंक को। किसको? वाणिज्यिक बैंक को। वाणिज्यिक मतलब जो बैंक व्यवसाय करते हैं उन्हें जो है पैसा उधार देगा। तो इससे क्या है? पैसा जब उधार देगा तो ये वाला वाणिज्यिक बैंक से केंद्रीय बैंक कुछ जो है यहाँ पर प्रभूतियाँ रखेगा, तभी तो ये उधार देगा। तो यहाँ पर जब प्रभूतियाँ रखेगा तो वो रेपो दर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जब पैसा, अब क्या है? पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहाँ पर जा रहा है? पैसा जो है केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंक के पास जा रहा है। तो यहाँ ना कहने का मतलब है जिस दर पर ये उधार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रभूतियाँ रखनी पड़ती हैं। ठीक है, प्रभूतियों के अतिरिक्त शेष यहाँ पर प्रभूति पर पुनः विक्रय प्रस्ताव करने के लिए उसके बदले में व्यावसायिक बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरल क्या होता है? एक ब्याज दर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पैसा देगा तो जो ब्याज दर लेगा केंद्रीय बैंक, वो दर कहलाएगी रेपो दर। ठीक है, अब आप क्लियर हो गया होगा कि जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा देगा, उसके बाद वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर केंद्रीय बैंक, यानी वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर केंद्रीय बैंक पैसा उधार में देगा, उसे हम कहेंगे रेपो दर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब आता है रिजर्व रेपो दर क्या है? रिजर्व रेपो दर में वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रभूतियों के यानी केंद्रीय बैंक की सरकारी प्रभूतियों के पुनर्क्रय
प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय करते हैं। मतलब रिजर्व रेपो दर ये क्या चीज़ होती है, ये वह दर होती है जिस पर व्यावसायिक बैंक, जो कि एक व्यावसायिक बैंक है, ये व्यावसायिक कहेंगे, वाणिज्यिक बैंक कह सकते हैं, व्यावसायिक बैंक कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक वह दर, यहाँ पर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके, यानी यहाँ पर क्या है, ये पैसा अपना अतिरिक्त यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक जो है केंद्रीय बैंक के पास अपना पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, अपना पैसा जमा करेगा, अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्विक्रय के लिए प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बैंक ने, वाणिज्यिक बैंक ने यहाँ पर पैसे दिए, यहाँ पर क्या है, वाणिज्यिक बैंक ने केंद्रीय बैंक को पैसे दिए, और ठीक है, उसके बदले क्यों दिए, ताकि वो यहाँ से प्रतिभूतियाँ खरीद सके, प्रतिभूतियाँ खरीद के बाजार में बेच सके। तो उसके बदले में जिस दर पर इसे, यानी उसे दर, जो दर थी, वो जो यहाँ पर प्रतिभूतियाँ खरीदने की दर थी, वो हमारी रिजर्व रेपो दर है, ठीक है, क्या है, रिजर्व रेपो दर। उसके बाद आता है वैधानिक तरल अनुपात, SLR, ये आपने सुना होगा पहले, वैधानिक तरल अनुपात यहाँ, ठीक है, तरल अनुपात इसका मतलब है, SLR का मतलब हो गया, SLR का मतलब अभिप्राय वाणिज्यिक बैंक की तरल परिसंपत्ति से होता है। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उसकी क्या होती है, तरल परिसंपत्ति से होता है। तरल मतलब कि जो कि मतलब आसानी से खर्च की जा सके। तरल संपत्ति वह होती है जैसे आसानी से खर्च होती है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपके पास क्या पड़ा है, कैश, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक में, ठीक है, आप बैंक में क्या पड़ा है, कैश पड़ा है, तो आप उसको आसानी से निकाल के खर्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपके पास अगर ज़मीन है, तो ज़मीन है तो आप क्या कर पाएंगे, उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी बिकेगी नहीं, तो इससे क्या है, आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तरल नहीं है, कैश आपका तरल है। तो तरल यहाँ पर तरल ये होता है, ठीक है। तो अभिप्राय बैंक की तरल संपत्ति से है, यानी बैंकों की तरल संपत्ति से जो है अपनी कुल जमाओं के न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। तो ये वहाँ वो वाली बात हो गई कि अगर यहाँ पर ये व्यक्ति है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति अपना पैसा जमा करने जाता है एक बैंक में, ठीक है। इसने क्या कर दिया, यहाँ पर बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक है। अब ये बैंक में जमा कर दिया, अब ये बैंक क्या करता है, तीसरे व्यक्ति को पैसा दे देता है। ये बैंक क्या करेगा, तीसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को पैसा दे देगा और दूसरे व्यक्ति से ब्याज लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और उसके बदले में ये अगर मान लीजिए यहाँ पर 1,000 रुपये दिया, तो ये जो है इसका 10%, मतलब यहाँ पर क्या, इसका 10% जो है, 1,000 का 10% निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 10% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, ये, तो यहाँ पर जो 100 रुपये ये बैंक अपने पास रख लेगा, ठीक है। बाकी 900 रुपये ये इस आदमी को दे देगा, ठीक है, 900 रुपये इस आदमी को दे देगा। इससे क्या हुआ कि 1,000 रुपये था, 900 रुपये इस आदमी को दे देगा। तो ये जो 100 रुपये इस बैंक ने रखे, इसी को SLR बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक तरल अपने पास रखता है कुल जमाओं का, ठीक है। तो ये SLR होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा SLR क्या होता है, ठीक है। तो SLR क्लियर हो गया, यहाँ पर SLR होता क्या है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो है SLR क्या है, कि आपका जो है ये जो बैंक को 1,000 रुपये देगा, तो 1,000 में से 100 रुपये अपने पास रखेगा, 900 रुपये यहाँ पर दे देगा, इसके अकाउंट में जो है यहाँ पर 1,000 रुपये लिख देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चले गए और यहाँ पर अभी भी इसके पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। तो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर 900 रुपये यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने 100 रुपये बचे हैं, ये 100 रुपये ही SLR है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो है हमारा क्या चीज़ है, हमारा नगद आरक्षित अनुपात, CRR। ये क्या होता है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक जो होता है को अपने पास कुल जमा राशि के न्यूनतम केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। अब देखिए जो अपने मतलब क्या है, ये पास जो है यह क्या होगा कि बैंक को अपने
कुल जमा का, जो बैंक है अपने कुल जमा का जितनी भी उसने जमाएं की हैं उन कुल जमा राशि का न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। इससे नगद निधि, यहाँ पर नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि CRR, इसका मतलब है कि यहाँ पर समझिए CRR का मतलब क्या है कि CRR का मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये देखिए, अब मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर दूसरे तरीके से। यहाँ पर क्या हो गया, ये व्यक्ति है, ये अपना पैसा 1000 रुपये यहाँ पर रखता है अपने बैंक में, ठीक है, ये इसने बैंक में रखा 1000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास इसने 1000 मतलब कुछ जमा किया, एक व्यक्ति और है उसने भी जमा किया 1000, इस तरह से बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारा पैसा इसके पास जमा किया। तो मान लीजिए इसने 10 करोड़ रुपए, CR 10 करोड़ रुपए इस बैंक के पास है, ठीक है, क्या है, इस बैंक के पास कितने पैसे हैं, 10 करोड़ रुपए हैं। अब यहाँ पर ये सरकार है, केंद्रीय बैंक, अब इसको हम बोल देते हैं केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक मतलब कि ये सरकार का बैंक है। यहाँ पर ये वाणिज्यिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, और यहाँ पर इसने लोगों से पैसे लिए हैं और यहाँ पर 10 करोड़ की संपत्ति इसने जमा कर रखी है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए दूसरों से लेके अपने बैंक में जमा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 करोड़ का कुछ पार्ट, यहाँ पर कुछ परसेंटेज, यहाँ पर जो है कुछ परसेंटेज इस बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंक को जो है केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 10 करोड़ रुपए है, तो यहाँ पर 10% यानी एक, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 10 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए CR मैं मान लेता हूँ 1 करोड़ रुपए ये जो है केंद्रीय बैंक के पास रख देती है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो 10 करोड़ रुपए है, और 10 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए ये केंद्रीय बैंक के पास रख देता है। किसके रखेगा, तो यहाँ पर 1 करोड़ हो गया, तो ये जो कहलाता है 1 करोड़, यही CRR कहलाएगा, ठीक है। नगद यहाँ पर आरक्षित अनुपात जो है, नगद निधि आरक्षित अनुपात ये हो गया कि क्या हो गया, ये 1 करोड़ रुपए यहाँ पर रखा है, ठीक है, आरक्षण के रूप में रखा है। तो यहाँ पर ये जो 1 करोड़ है वो CRR कहलाता है। तो यहाँ पर अब देखिए CRR में और SLR में क्या अंतर है। SLR आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा खुद का जमा करता है और बैंक उस व्यक्ति के पैसे से, उस व्यक्ति के पैसे में से 10% या कुछ थोड़ा सा पैसे का पार्ट अपने पास रखता है और बाकी दूसरों को दे देता है, ठीक है। तो जितना पार्ट बैंक जो है, जनता का जितना पार्ट बैंक अपने पास रखेगा वो SLR कहलाएगा, और जितना जो है ये बैंक, और दूसरे में क्या होता है कि जो यहाँ पर ये बैंक जनता से बहुत सारा पैसा लेता है और अपना जितना भी पैसा बैंक के अंदर है, बैंक का टोटल पैसा, उसका कुछ भाग, यानी उस बैंक के अंदर जितना भी टोटल पैसा है उसका कुछ भाग केंद्रीय बैंक के अंदर रखता है। यानी सरकार का जो बैंक होता है केंद्रीय बैंक के अंदर रखता है जो है एक आरक्षण के रूप में, उसे हम कहते हैं CRR। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। CRR यानी जनता से पैसा लिया, जनता का पैसा जब बैंक रखेगा तब उसे SLR कहेंगे, और जब ये बैंक सरकार के बैंक के पास रखेगा, यानी ये बैंक स्वयं जो है अपना पैसा सरकार के पास रखेगा, तो उसे जिस दर पर रखेगा, ठीक है, जिस दर पर रखेगा उसे हम CRR कहेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्या चीज़ होती है। अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, यानी प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशि का, जितनी भी उस बैंक के पास जमा राशि है का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक न्यूनतम राशि का, यानी न्यूनतम अनुपात केंद्रीय, यानी जितनी भी जमा है बैंक के अंदर उसका जो है एक न्यूनतम राशि को एक केंद्रीय बैंक के अंदर जो है केंद्रीय बैंक के अंदर रखना पड़ेगा। इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है कह रहा है खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये क्या होती हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इन्हें क्या कहते हैं? जो देश के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों
ठीक है, सिक्योरिटीज के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित क्रियाओं को खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक देश के अंदर, तो यहाँ पर हम ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब रिजर्व, और दूसरा पॉइंट है अब, जब रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक बाजार में प्रभूतियों को बेचना प्रारंभ करता है तो वाणिज्यिक बैंक के नकदी कोषों में कमी आ जाती है। ठीक है, और इसे परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाती है। इसी प्रकार प्रभूतियों की बिक्री की साख की उपलब्धता को कम कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में। तो चलिए अब इसको जो है एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम शब्द के माध्यम से समझेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो बाजार में खुले रूप से हो जाती हैं। तो जैसे कैसे क्या होगा इसमें, एक देश की केंद्रीय बैंक, जो कि एक देश के अंदर है, वो केंद्रीय बैंक है, और रिजर्व बैंक द्वारा, यानी केंद्रीय बैंक होता है एक देश के अंदर केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक कह सकते हैं जिसे, उसके द्वारा खुले बाजार में प्रभूतियों को खरीदने अथवा बेचने की संबंधी क्रियाएं, जो प्रभूतियां होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उन्हें जब खुले बाजार में, यानी जब उन्हें खरीदा या बेचा जाता है तो उसे हम खुला बाजार कहते हैं। क्या होता है खुला बाजार? जब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा इससे खुले बाजार की प्रभूतियों को खरीदने या बेचने, जब खुले बाजार की प्रभूतियों को किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, यानी अभी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये केंद्रीय जो बैंक होता है, ठीक है, केंद्रीय बैंक जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर वो क्या करता है, दूसरे देशों से प्रभूतियाँ लेता है, पैसा लेता है और उसको मैनेजमेंट करता है, मतलब अपने पास जो है संभालता है, संग्रहण करता है, ठीक है, वो सारा काम करता है। तो यहाँ पर प्रभूतियाँ भी जमा होती हैं। प्रभूति होती क्या है? प्रभूति क्या होती है? एक सिक्योरिटी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर आपको अपनी ज़मीन जो है, ज़मीन के आधार पर आप लोन ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई जितने का लोन है उससे महंगी चीज़ हो जिसके आधार पर आप लोन लेना चाहते हैं, तब आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो आधार होता है जिसके आधार पर आप लोन ले रहे हैं उसे सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं, यानी प्रभूति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभूति बहुत सारी चीज़ें, बॉन्ड हो सकता है, शेयर हो सकता है, उसके बाद आपकी ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ें सिक्योरिटी हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं। खुले बाजार मतलब है कि कोई केंद्रीय बैंक जो केंद्रीय बैंक जो होता है प्रभूतियों को खुले रूप से बेचता है और खरीदता है, तो वो खुले बाजार की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रिजर्व, यानी जब रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक जो होता है, बाजार में प्रभूतियों को बेचना बंद करता है। यानी अब क्या हुआ कि जो केंद्रीय बैंक है उसने बाजार में प्रभूतियों को बेचना बंद कर दिया, सिक्योरिटी जो है बेचना बंद कर दिया, अब वो सिक्योरिटी नहीं बेचता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के नकदी कोषों में कमी आ जाती है। तो नकदी कोषों में कमी आ जाती है मतलब कि यहाँ पर जो वाणिज्यिक बैंक थे, यहाँ पर मान लीजिए केंद्रीय बैंक है, अब वो प्रभूति को बेच नहीं रहा है, तो लेकिन वाणिज्यिक बैंक जो होगा, छोटा बैंक जो होगा, वाणिज्यिक बैंक जो है छोटा सा बैंक है, वो क्या करेगा? यहाँ पर देखिए, जब बड़ा बैंक नहीं बेच रहा है प्रभूतियों को तो इसके कैश में कमी आ जाएगी। ठीक है, कोषों में कमी आ जाएगी, इनके पास अब पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, ना तो खरीदेगा ना बेचेगा। मान लीजिए इस बैंक के पास कोई प्रभूति पड़ी है, कोई जो है एसेट्स पड़ी हुई है, सिक्योरिटी पड़ी हुई है, अब ये चाहता है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, इसने ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखी और उससे कुछ पैसा लिया, और ये आदमी अपना जो है लोन नहीं चुका पाया, जो है कर्ज नहीं भर पाया बैंक का, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसको बेच देगा केंद्रीय बैंक को, और ताकि उससे पैसे ले ले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय बैंक ने ही प्रभूतियों को खरीदना, सिक्योरिटी को खरीदना बंद कर दिया, जिससे अब यहाँ पर ये बैंक अपनी प्रभूति को जो है सिक्योरिटी को नहीं बेच सकता है, और अगर बेच नहीं पाएगा तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, अगर ये बेच नहीं पाएगा तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा?
तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जब हम यहाँ पर ये बंद कर देता है तो अब हमारे पास पैसे की, नगद पैसे की कमी हो जाएगी बैंकों के पास, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाती है और जब इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ये और पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार प्रतिभूतियों की बिक्री से साख की उपलब्धता कम कर देती है, यानी बिक्री, प्रतिभूतियों की जो बिक्री होती है, ठीक है, अगर कम बिक्री हो गई तो यहाँ पर क्या है, साख की उपलब्धता कम हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो साख की उपलब्धता बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए बेचना है, इसको यहाँ पर ये वाणिज्यिक बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है, अब ये साख को बेचेगा यानी प्रतिभूतियों को बेचेगा, बिक्री बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा कि कैश यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये जब प्रतिभूति को बेच देगा, बेचने से क्या होगा कि पैसा मिलेगा केंद्रीय बैंक को, तो साख उपलब्धता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब खरीदेगा तो उससे क्या होगा, खरीदने पर कम हो जाएगी। तो इसी तरह से काम करता है। अब चलिए अब देखते हैं बैंक दर क्या होती है। बैंक रेट जिसे कहते हैं, बैंक रेट क्या होता है, जिस दर पर बैंक, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, ठीक है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। चलिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कहना क्या जा रहा है। तो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक दो बैंकों की बात कर लेते हैं हम। एक तो हमारे पास है सिंपल सा हमारा बैंक, यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक, तो वाणिज्यिक बैंक की बात कर लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक है। और दूसरा जो बैंक है हमारे पास वो केंद्रीय बैंक है। तो हमारे पास दो बैंक है, वो एक वाणिज्यिक बैंक हो गया, एक केंद्रीय बैंक हो गया। अब देखिए वाणिज्यिक और बैंक केंद्रीय बैंक में बैंक दर की बात कर रहे हैं। अब ये वाणिज्यिक बैंक जो है, ठीक है, अब यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक, अब यह क्या है, ये केंद्रीय बैंक आपको पता है कि सबको ऋण देता है, सभी का मतलब सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लिखा है बैंक दर क्या होती है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, ठीक है। कौन ऋण देने वाला है, केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक जिस दर पर यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक को, केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को यहाँ पर ऋण देगा, ऋण, ठीक है, ऋण प्रदान करेगा, उस दर को यहाँ पर हम कहेंगे, देख सकते हैं आप, उस दर को हम यहाँ पर बैंक दर कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पर बैंक दर कहेंगे, ठीक है, बैंक रेट कहेंगे, बैंक रेट मतलब बैंक दर कहेंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ी वित्तीय संस्था जब दूसरे बैंकों को, वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंकों को ऋण देती है तो जिस दर पर देती है उस दर को बैंक रेट कहते हैं। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं, जब बैंकों का बैंकर जिस दर पर अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक रेट हो गया, यानी जब, याद रखना है, जब पैसा यहाँ पर केंद्रीय बैंक देगा तो जिस दर पर, यानी जिस दर पर, दर मतलब जिस ब्याज की दर पर पैसा देगा उस ब्याज की दर को केंद्रीय यहाँ पर बैंक रेट कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पर बैंक रेट क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, कि यहाँ पर कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, मुद्रा जारी करना। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने काफ़ी सारे कार्य पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, यानी पहला होता है मुद्रा जारी करना, मतलब कि मुद्रा का छपाई होती है और मुद्रा जारी करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। मुद्रा जारी करना केंद्रीय बैंक का प्राथमिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आजकल प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक इसलिए हमारे, यानी केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक इसलिए हमारे देश में रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का एक अधिकार प्राप्त है। इस कार्य का इतना अधिक महत्व हो गया है कि केंद्रीय बैंक को निर्गमन बैंक ही कहा जाने लगा है। यानी मुख्य काम क्या है केंद्रीय बैंक का, कि नोट छापना और उसे जनता तक पहुंचाना, ठीक है, तो निर्गमन करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसे इसलिए बैंक, यहाँ पर बैंक ऑफ इशू, बैंक निर्गमन के नाम से भी इसे जाना जाने लगा है, इसी गुणवत्ता के कारण।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब हम देखते हैं दूसरा होता है नोट जारी करने के लिए जो है, नोट जारी करने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखता है। पहली एकरूपता, दूसरी लोचशीलता और तीसरा सुरक्षा। तो यहाँ पर जब भी केंद्रीय बैंक नोट्स को जारी करता है, जो भी हमारे नोट होते हैं, करेंसी होती है, वो नोट होते हैं, उन्हें जारी करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो 3 बातों का ध्यान रखता है। तो पहली जो बात है एकरूपता होनी चाहिए, सब एक जैसे दिखनी चाहिए। दूसरी बात है लोचशीलता हो, ठीक है, लोचशीलता मैंने आवश्यकता के अनुसार मुद्रा मात्रा तय करना, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा तय की जानी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बातों के आधार पर जो है केंद्रीय बैंक अपने नोट जारी करता है। उसके बाद देखते हैं रिजर्व बैंक मुद्रा की, यानी रिजर्व बैंक जो होता है मुद्रा की वृद्धि को एक सीमा के भीतर ही बनाए रखने का प्रयत्न करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि, मुद्रा की वृद्धि को एक सीमा के भीतर, यानी जो मुद्रा में वृद्धि हो रही है उसको एक सीमा के अंदर ही बनाए रखने का प्रयत्न करता है। यानी वो चाहता है, जो केंद्रीय बैंक होगा वो चाहेगा कि जो रिजर्व बैंक मुद्रा में जो वृद्धि हो रही है बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, और बहुत कम भी ना हो, तो एक लेवल बना के रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और इस प्रकार स्फीतिक दबावों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो होता है अवस्फीतिक और स्फीतिक दबावों को, ठीक है, तो यानी महंगाई को बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आता है केंद्रीय बैंक के कार्य में दूसरा काम है बैंकों का बैंकर होता है। अब बैंकों का बैंकर मतलब केंद्रीय बैंक, यहाँ पर बैंकों क्या है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंकर है। केंद्रीय बैंक का अन्य व्यावसायिक बैंकों के साथ वैसा ही संबंध होता है जैसा कि साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक का, यहाँ पर केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ वैसा ही संबंध होता है जैसा कि साधारण बैंकों का ग्राहकों के साथ होता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक के कोषों का संरक्षण करता है। केंद्रीय बैंक जो व्यावसायिक बैंकों के कोषों का संरक्षण क्या है, मतलब इसका मतलब है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो जो है दूसरे व्यावसायिक बैंकों का पैसा अपने पास रखता है और उसको संरक्षित करता है, उसकी देखभाल करता है। उसके बाद तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है और ज़रूरत पड़ी तो जो है व्यावसायिक बैंकों को उधार भी देता है, ठीक है। तो बैंकों का बैंकर इसलिए है कि ये क्या करता है कि बैंकों का पैसा अपने पास संभालता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें उधार देता है। उसके बाद है सरकार का बैंकर होता है। अब यहाँ पर क्या करता है, ये केंद्रीय बैंक वे सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है जो व्यावसायिक बैंक जो है द्वारा अपने ग्राहक को प्रदान की जाती है। यानी वे सभी बैंकिंग सुविधाएं देता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, वे सभी सुविधाएं देता है जो सरकार को प्रदान करती है। यानी वे सभी बैंक, यानी क्या है, केंद्रीय बैंक वे सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है, जो व्यावसायिक बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या काम करता, सरकार का बैंकर है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार क्या है, इस बैंक के लिए ग्राहक का काम करती है। तो सरकार यहाँ पर ग्राहक है एक तरीके से। तो सरकार का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्राहक है, तो सरकार और ग्राहक बराबर हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, केंद्रीय बैंक ये कह रहा है कि उसी तरह से व्यवहार करता है अपने ग्राहक, जैसे कि एक व्यावसायिक बैंक जो है अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार से ये केंद्रीय बैंक सरकार के साथ व्यवहार करता है। उसके बाद केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक यानी बैंक एजेंट व वित्तीय सलाहकार के रूप में के लिए जो है कोषों की व्यवस्था करता है। यानी जो है यहाँ पर जो सरकार के रूप का सलाहकार होता है, सरकार का जो है सलाह देता है कि सरकार को क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और कितना कोष रखना चाहिए, कितना धन अपने पास रखना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये सारी सलाह भी देता है। तो यहाँ पर हमने कर लिया कौन सा होता है, बैंकों का बैंकर होता है, सरकार का बैंकर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर और भी चीज़ें करी हैं, जैसे कि यहाँ पर मुद्रा जारी करना होता है। 3 कारण ये थे और पिछली वीडियो में हमने 5 कारण देखे थे, ठीक है। तो आगे और बढ़ते हैं। एक और है यहाँ पर एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार की प्रभूतियों का क्रय करता है। जो सरकार के पास प्रभूति रूप रखी होती है उनको खरीदता है, ठीक है। प्रभूति यानी सिक्योरिटी से है, जो कि अगर हमें पैसा चाहिए तो कुछ तो पैसा उधार यानी लोन अगर चाहिए तो लोन के बदले में हमें कुछ तो बैंक के पास एज ए गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह से एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार के लिए प्रतिभूति का क्रय करता है, ठीक है, और विक्रय तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करता है, ठीक। तो ये क्या करता है, विक्रय विक्रय तथा सार्वजनिक ऋण का, सभी को ऋण देने का प्रबंध करता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, साथ ही सरकार को उचित और मौद्रिक नीति को निर्माण हेतु उपयोग परामर्श देता है। तो यानी सरकार के लिए सरकार ये क्या करता है कि सरकार के लिए उचित प्रबंध करवाता है, मौद्रिक नीति निर्माण करने के लिए परामर्श भी देता है, ठीक है, कि मौद्रिक नीति बनाई जाए, मुद्रा से रिलेटेड जो है कुछ नियम कानून बनाए जाएं, उसके लिए यह सरकार को सलाह देता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कर लिया मनी एंड बैंकिंग, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, लेकिन आपको जो है सारी टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट वाइज और नहीं सारी टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट वाइज और जो है बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से अगर समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहती है। तो चलिए हम मिलेंगे आपको किसी एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।